नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियासत नहीं बल्कि संग्राम चल रहा है। संग्राम टीएमसी वर्सेस बीजेपी का, संग्राम ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच। संग्राम में अभिषेक बनर्जी अब उस मोड़ पर आ गए हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो तरीके अभी अपनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी और अमित शाह यानी कि केंद्र के गृह मंत्री और भावी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, क्योंकि वो गृह मंत्रालय तो ममता बनर्जी भी अपने साथ ही रखती थी, अपने पास ही रखती थी, इसलिए जो ट्यूनिंग दिख रही है, जो तरीके दिख रहे हैं और जो नए खुलासे हो रहे हैं, उससे तो लगता है ममता बनर्जी की बंगाल से विदाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखकर है। वो कुछ कर नहीं पा रही है। उन्होंने बहुत जोर लगाया, जोर तो इतना लगाया कि शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लगाने की कोशिश की, लीगल टीम से बातचीत की, इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी सारे जोर आजमाइश वैसे के वैसे रह गए। इस्तीफा नहीं दोगे तो बर्खास्त होना ही है, इस्तीफा नहीं दोगे फिर भी आपकी सरकार तो गिरनी ही है, जानी ही है। और यही हुआ भी। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। वो अपने ईगो में सबको अपने सामने झुकाने की कोशिश में लगी रही कि नहीं, अभी हम इस्तीफा नहीं देंगे, और अगर हमको डिसमिस करना है तो एक गवर्नर का पावर है, वो डिसमिस कर दें। अभी तक तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शासन चल रही थी ममता बनर्जी की, राष्ट्रपति शासन तो पहले ही लग जाना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी से केंद्र सरकार को भी ये लग रहा था कि नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाकर ममता बनर्जी की आगे की सरकार के ऊपर मुहर न लगा दें, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे बीच के दौर में, चाहे जितनी परेशानियां हो उसके बावजूद, चाहे केंद्र और राज्य के बीच टकराव इस लेवल पर चला जाए कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर हम फेंसिंग न कर पाए, क्योंकि राज्य सरकार जमीन दे ही नहीं रही है। इस लेवल पर टकराव चल गया था कि केंद्र की किसी योजना को ममता बनर्जी अपने यहां लागू ही नहीं कर रही थी, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या पीएम श्री, जो कि वहां के मॉडल स्कूल बनाने की योजना थी, उसमें भी ममता बनर्जी ने कहा पीएम श्री क्यों, सीएम श्री क्यों नहीं, यानी कि प्रधानमंत्री के बदले चीफ मिनिस्टर का नाम आगे होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री का नाम पश्चिम बंगाल में चलेगा। वो प्रधानमंत्री आवास योजना को इसलिए लागू करती थी क्योंकि उससे टीएमसी के लोगों को पैसे मिलते थे, मकान के बदले पैसे। वहीं के लोगों को, ये जो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता थे, उस योजना का फायदा उठाती रही। इतने टकराव के बावजूद राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि राष्ट्रपति शासन तो कुछ दिन के लिए लगाएंगे, फिर तो चुनाव करवाना पड़ेगा, या फिर ममता बनर्जी की सरकार को ही लाना पड़ेगा, बहुमत उसके पास है। अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो ममता बनर्जी के पास एक और हथियार मिल जाएगा कि राष्ट्रपति शासन से यहां केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहती है, वहां जनता उनके सपोर्ट में नहीं है, और यही इंतजार हो रहा था। ममता बनर्जी कूदती उछलती रही और अपने जिस तरीके से डिक्टेटरशिप लागू की पार्टी के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर, तो पार्टी में अंदर खाने से गुटबाजी तेज हुई और बंगाल के लोगों को लगने लगा कि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया, नई रणनीति बनाई, और इसी का असर है कि आज ममता बनर्जी उस हालात में हैं कि बंगाल में, जो कि सत्ता पर कब्जा करने से पहले भी बंगाल की राजनीति करती थी, आज बंगाल की राजनीति से विदाई हो रही है। ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में रहना नहीं चाहती। कोलकाता में उन्हें चिढ़ पैदा हो गया है, चिढ़ा रहे हैं लोग, उनके घर के आसपास जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और वो कुड़ती है, चिढ़ती है, परेशान होती है, बौखलाती है। और अभी तो ये शुरुआत है। जैसे ममता बनर्जी किया करती थी, उससे भी ज्यादा बुरा हाल ममता बनर्जी का होने वाला है। जैसे ही सरकार बनेगी, उसके बाद से ये जुलूस ममता बनर्जी के घर के सामने से निकलेगा। वो रह नहीं पाएगी। उनके क्षेत्र में भी जो लोग हैं,
वो उन्हीं को चिढ़ाने वाले हैं जिस तरीके से वो पहले कूद कर कार से बाहर आती थी और डांटती थी, जय श्री राम नहीं चलेगा, यहां जय बांग्ला बोलो या फिर जय मां काली बोलो। जय श्री राम से नफरत थी इनको, अब वही जय श्री राम के नारे इनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे जहां ममता बनर्जी निकलेगी, क्योंकि अभी तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो विधायक भी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकती, कैबिनेट की सुविधा भी नहीं मिल सकती, और वो मुख्यमंत्री के तौर पर तो छोड़ो, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक घर मिलेगा, वो प्रोटोकॉल जो है कुछ सुरक्षा मिलेंगे और उसी के अनुसार उनको डील करना पड़ेगा। जो पुलिस के अधिकारी पहले इनके इशारों पर चलते थे, आज वही पुलिस अधिकारी इनको आंखें दिखाएंगे। इसीलिए इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अब पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं, अब केंद्र की राजनीति, दिल्ली की राजनीति फिर से करो। क्योंकि यहां पर जिस सचिवालय के अंदर जाते थे, सलामी ठोकते थे लोग, जहां पुलिस के डीजीपी भी इनके इशारे पर, इनके एक कॉल पर ईडी के अधिकारियों से भिड़ने के लिए चले आते थे मैदान में पूरे लाओ लश्कर के साथ, वही पुलिस के अधिकारी अब बदल चुके हैं और वहां पर आदेश है ममता बनर्जी को, अगर बाहर निकलती है, चीखती है, चिल्लाती है, झगड़ा प्रोटेस्ट होता है, तो फिर टीएमसी के लोगों की भी पिटाई होगी और ममता बनर्जी भी वही स्थिति में आ जाएंगी जब ये संघर्ष करती थी और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और इनके लोगों के भी वही हाल कम्युनिस्ट पार्टी करता था, जो कि इन्होंने टीएमसी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। अब तो पूरा पासा पलट गया है, इसलिए वो अब भागने के चक्कर में हैं। सुप्रीम कोर्ट खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने जिस तरीके से आइडिया डेवलप किया था कि नहीं, हम तो सबूत देंगे कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, एजेंसियों का यानी केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। उस अवधारणा के आधार पर इनको सलाह मिली लीगल टीम से कि पहले भी हम ऐसे लॉजिक देकर सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जत हो चुके हैं। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में हमारी फजीहत करवाई कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को रोकने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करती है और वहां लोकतंत्र के बचाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये लॉजिक जो दिए जा रहे थे कि चुनाव में 91 लाख वोट काट दिया गया, इस पर भी चर्चा हुई, मंथन हुआ, लेकिन मंथन में यही पाया गया कि देखो भाई, ये चर्चा, ये लॉजिक तो हम पहले भी दलील दे चुके हैं, लेकिन इन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट के कान में जू तक नहीं हिरेंगे। वो वहां पर सीजेआई ने सीधे तौर पर कहा कि जिन लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है उसे वोट का अधिकार दे दें, और कल होकर उनके वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूव ही ना हो पाए और सरकार बन गई उनके वोटों से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। ये सारे चीजें ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रही है। इनके सारे लीगल एडवाइजर अब सरेंडर करने लगे हैं और इसीलिए परेशानी तो इनके अंदर है, फ्रस्ट्रेशन तो इनके अंदर है, और उसी फ्रस्ट्रेशन में अब ये बंगाल से इनकी विदाई है कि ये बंगाल नहीं रह पाएंगी। ये वहां उस जगह पर कैसे रह पाएंगी जहां पर कभी आधिपत्य होता था, पुलिस महकमे से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक इनके पीछे पीछे चला करते थे, और आज वही अधिकारी इन्हें आंखें दिखाएंगे। ममता बनर्जी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अब ये केंद्र की तरफ बढ़ेंगी, यहां इंडी अलायंस करेंगी। इंडी अलायंस के साथ ये अब मजबूत स्थिति में विपक्ष की भूमिका में रहेंगी। तो आगे ये बंगाल की राजनीति से तो इनकी विदाई हो गई, भाग गई है बंगाल छोड़कर, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी का नंबर है, जो कि सेकंड इन कमांड। ममता बनर्जी ने उन्हें अघोषित उत्तराधिकारी बना दिया था, और इस मामले में जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है उसमें जितने सुराग मिल रहे हैं कि 30 से 40 लाख रुपया, ये ज्यादा भी हो सकता है, सुपारी दिए गए, 2 शार्प शूटर बुलाए गए, उसके भागने की पूरी प्लानिंग चल गई, और उसके बाद ये 40 लाख रुपये का जो खेल था वो कहां से शुरू हुआ उस तक पहुंचना है। एक तरह से अमित शाह ने अभिषेक बनर्जी का वारंट जारी कर दिया है कि अब तो इसे भी अंदर डालो, थोड़े से भी सुराग ऐसा मिले जिसमें कोर्ट के अंदर हम कुछ न कुछ शक पैदा करने वाली बातें कर सके, यानी कि प्राइमा फेसी वो सस्पेक्ट नजर आए
तो उसको गिरफ्तार करो। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी भी आजकल अंडरग्राउंड चल रहे हैं। उनको भी उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई है। जितनी तस्वीरें उनकी आ रही है, चाहे ममता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर अखिलेश यादव के साथ मुलाकात में, जितनी तस्वीरें आ रही है, चेहरे के ऊपर डर दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी का चेहरा वो पहले वाला एग्रेसिव स्वभाव नहीं है। चेहरे के ऊपर डर दिख रहा है इस बात का कि मेरा भी लगता है नंबर आ गया है। टीएमसी के अंदर इस बात के लिए टेंशन तो है ही, क्योंकि 4 मई के बाद से ईडी ने एक्टिविटी कम नहीं की है। जैसा कि ये लोग कह रहे थे चुनाव से पहले ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों से पूछताछ हुई। उस समय वो मंत्री ही थे। अभी कैबिनेट बर्खास्त हुआ है, खत्म हो चुका है, अब ये मंत्री नहीं रहे। 7 तारीख से पहले तक मंत्री ही थे और उनसे पूछताछ किया गया घंटों। इनके सांसद, विधायक, इन लोगों के ऊपर भी जितने चार्जेज हैं उसमें सुनवाई कार्रवाई तेज हो चुकी है। इसलिए शपथ ग्रहण से पहले कोलकाता के अंदर एक बवाल है, एक बवंडर चल रहा है। अमित शाह जैसे ही वहां पहुंचे हैं, लगने लगा है कि अब तो ये पूरी प्लानिंग देकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद वो विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का चुनाव होगा, मिनिस्टर बनाए जाएंगे और फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। कल शपथ ग्रहण हो जाएगा और यहीं तक अमित शाह की भूमिका रहेगी। उसके बाद वो दिल्ली लौटेंगे और फिर बंगाल कुछ और करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री और कैबिनेट को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आगे की रणनीति भी है। अब अमित शाह का टारगेट शिफ्ट हो चुका है 2029 और इसके लिए पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से वहां के नेताओं की रणनीति पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो आगे की प्लानिंग भी है कि ये टीएमसी वाले जिस गर्मी के साथ चुनाव में चैलेंज कर रहे थे, उसका चैलेंज का, चुनौती का जवाब तो देना पड़ेगा। तो स्थितियां पूरी तरह से बदल गई है। बंगाल की सियासत नहीं, अब संग्राम की तरफ बढ़ रहा है और सियासत नए नए ट्विस्ट लेंगे, नए मोड़ पे जाएंगे। ये तो कुछ दिन के अंदर कुछ और विस्फोटक चीजें पश्चिम बंगाल में होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।